हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रपति। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपकी जो क्लास चल रही है फ्रेंड्स, वो चल रही है भारतीय संविधान। हमारी जो है भारत का जो है संविधान, उसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ। भारतीय संविधान के क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं और इसमें जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं सभी चीज़ें मैं आपको कवर करा रही हूँ। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आपकी जो है 12 क्लास कंप्लीट हो गई। आज आपकी है 13 नंबर की क्लास, ठीक है। क्लास नंबर 13 है आज आपकी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी राष्ट्रपति, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है फ्रेंड्स, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखा करिए, ठीक है। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप इंडिया में किसी भी वनडे एग्ज़ाम की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप लोग मान लीजिए टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या फिर आपका यूपीएससी हो गया, या फिर आपका यूपी पीसीएस हो गया, पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी, तो सभी एग्ज़ाम में जो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर भारतीय संविधान से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपका जो है राष्ट्रपति, आज की क्लास में आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि देखिए इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके बाद आपका जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो रहेगा आपका भूगोल। उसके बाद मैं आपको विश्व का भूगोल बताऊंगी। पहले मैं भारत का भूगोल बताऊंगी आपको, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा विश्व का भूगोल बताऊंगी। फिर पर्यावरण के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी सभी क्लासेस चलती रहेंगी और आप सभी लोग क्लास अटेंड कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको मूल कर्तव्य बताए थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय संविधान में जो 11वें मूल कर्तव्य, ठीक है, जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन कल बताया था, काफ़ी अच्छे से बताया था, और मैंने आपको कहा था कि हमेशा हर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत हमारा जो भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है राष्ट्रपति पद की अर्हता, यानी कि जो राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और ये हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 58 है, ठीक है, यानी कि 58 जो अनुच्छेद है, इसमें फ्रेंड्स बताया गया है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भारत के नागरिक हों, ठीक है। पहला नंबर तो यही है कि वो भारत के नागरिक हों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उनकी कम से कम जो आयु है वो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। उनकी आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, 35 वर्ष की होनी चाहिए। और वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। इसके बाद किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, कोई भी जो है वो लाभ के पद पर ना हो, तो उनको क्या है, भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की उनके अंदर क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि भारत में जो है इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, इस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। फटाक से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी कि फ्रेंड्स अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय पदोन्नति द्वारा किया जाता है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें मतदाता कौन करता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचन जो सदस्य होते हैं उनके बीच में जो फ्रेंड्स ये चुनाव मतदाता जो है चुनाव कराया जाता है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए, ओके। अब देखिए यहीं पे अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उम्मीदवार के प्रस्ताव का जो अनुसमर्थन है वो कम से कम कितने सदस्य, तो 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे किया जाता है, वो एकल है, ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल है, ठीक है, सिंगल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या क्या पॉइंट है फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट से जितने मैं आपको बता रही हूँ।
आपके एग्ज़ाम में सभी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के सामने है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो किस स्थिति में मतदान करने के पात्र नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो क्या होगा, वो जो है मुख्यमंत्री जो है वो इस स्थिति में मतदान के पात्र नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वो क्या करता है, उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो वो फ्रेंड्स राज्यों की विधानसभाएं जो हैं ये उसके महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, संसद तथा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, संसद अथवा विधानसभा का कोई भी जो सदस्य यानी कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है परंतु उस पर क्या क्या शर्तें होती हैं। तो वो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि वो किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, ठीक है। यही उसकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं, ठीक है। कौन तैयार करता है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो तैयार करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियाँ यानी कि वैकेंसी ऑफ पोस्ट जो है उसको 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होता है, ठीक है। कितने समय के भीतर भरना होता है फ्रेंड्स, 6 महीने के भीतर भरना होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन कराता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव में जो उत्पन्न विवाद होता है उसका निपटारा कौन करवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करवाता है, ठीक है। कौन करवाता है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय करवाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है फ्रेंड्स, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं ले सकता है, तो राज्यों की विधानसभाएं जो हैं ये भाग नहीं ले सकती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अगर उनके पद से हटाना हो तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उनको हटाया जा सकता है। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अगर उनको पद से हटाना हो तो उसका जो अधिकार है किसके पास होगा, संसद के पास होगा। अगर हम बात करेंगे उनकी जो कार्यकाल की समाप्ति से पहले कि उनके जो पद से हटाया जा सकता है तो उनको उसके लिए क्या करना होगा, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, आगे हम लोग बढ़ें। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ बात हो रही है संघ की कार्यपालिका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये संघीय कार्यपालिका क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जो कि अनुच्छेद 53 में वर्णित है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पर वर्णित है, अनुच्छेद 53 में वर्णित है। और देखिए भारत में जो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। कार्यपालिका क्या है, वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है ये फ्रेंड संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। ओके,
अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो पुनः जो फ्रेंड्स है दोबारा से, ठीक है, दोबारा से जो निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है वो फ्रेंड्स है अनुच्छेद 57, ठीक है। अभी मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सभी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये फ्रेंड्स 44वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जो है जो पुनर्निर्वाचन के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है राष्ट्रपति को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए जो विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं, ये दिया गया है अनुच्छेद 111 में, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स बात कही गई है अनुच्छेद 160 में, ठीक है। याद रखिए कहाँ पे कही गई है, अनुच्छेद 160 में कही गई है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी को एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद मैंने आपको बताना अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो अनुच्छेद जो 52 है फ्रेंड्स इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है। और मैंने योग्यता क्या क्या मैंने आपको बताई थी, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इनकी योग्यता होती है संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब उसके अंदर भारत का नागरिक हो, ठीक है। पहला क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा उसके अंदर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो, ठीक है। उसकी आयु कितनी हो फ्रेंड्स, कम से कम वो 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो। तीसरा नंबर ये होगा फ्रेंड्स कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, ठीक है, लोकसभा का जो है निर्वाचित किए जाने योग्य हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहेगा चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना किया, कोई भी मतलब लाभ का पद उसके जो है उस पर वो ना हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है 53 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 53 कह रहा है 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो देखिए फ्रेंड्स संघ की कार्यपालिका शक्ति मैंने आपको बताया कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय कार्यपालिका शक्ति जो है इसको अपनाया गया है, जो कि किस में वर्णित है, अनुच्छेद 53 में वर्णित है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 54 जो है इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। राष्ट्रपति का क्या है फ्रेंड्स, निर्वाचन मंडल। इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य रहते हैं। और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद जो 55 है फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन कौन सी नीतियाँ हैं, ये बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 55 में, ठीक है फ्रेंड्स। किस में कही गई है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 55 में कही गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करेंगे। अब यहाँ पे है अनुच्छेद 56, ठीक है। अनुच्छेद 56 जो है फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रपति की पदाविधि, ठीक, किस प्रकार से वो अपने पद को ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में कह रहा है पुनर्विचार के लिए पात्रता। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो ये फ्रेंड्स है अनुच्छेद 57 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 58 में कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएँ, ठीक है, अहर्ताओं की यहाँ पे बात की गई है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद आपका है
अनुच्छेद 59 इसमें राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, उस शर्तों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 59 में। अब नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 जो है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस प्रकार से लिया जाता है, कौन कौन से शपथ दिलाए जाते हैं जब भारत के राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात होगी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 यानी कि जो अनुच्छेद 61 है इसमें किस बात का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 61 जो है फ्रेंड्स इसमें बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जब संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर वो क्या करेंगे, संविधान के जो प्रावधान दिए गए हैं उसका अगर उल्लंघन करेंगे तो संसद द्वारा किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके लिए क्या करना आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी। उसके बाद जिस पर उस सदन के लिए उस पर क्या होगा, जिस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। ठीक है, और संसद के उस सदन जिसमें क्या हो, जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, तब जो दूसरा सदन होता है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति पर लगाए गए जो आरोपों की जांच करेगा या फिर करवाएगा। ठीक है, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला जो प्रस्ताव होगा वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। ठीक है, वो फ्रेंड्स देखिए जितने लोग हैं उसमें से क्या होगा, 2/3 लोगों से क्या होगा वो पारित किया जाएगा, तब जाकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसे झूठ में ही लगा दिया महाभियोग प्रक्रिया, उसके लिए भी फ्रेंड्स पूरी लिखित जांच होती है। ठीक है, लिखित हस्ताक्षर करके 14 दिन के अंदर उनके पास लिखित पहुंचाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद उनके ऊपर जो है ये जो है प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति पर को क्या होगा, पद त्याग करना होगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, राष्ट्रपति की जो रिक्तियां होती हैं उसको 6 महीने के अंदर भरना भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात हो रही है, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं आपको 61 का बता रही हूँ ना, अनुच्छेद 61। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 62 कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का जो समय है और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति पद की रिक्तियाँ जो हैं पदाविधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हैं, ठीक है, तो निर्वाचन क्या होगा, पदाविधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 61 का भाग 1 क्या कहता है, किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए क्या किया जाएगा, यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर जब उनकी जो समय अवधि है यानी कि जो 5 साल का उनका कार्यकाल है तब तक वो क्या करे, पद पर बने रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहीं पे एक बात और कही गई है, अनुच्छेद 56 का भाग 1 और ग नंबर। ठीक है, इसमें कहा गया है ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति की जगह पर कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है अनुच्छेद आपका 72 क्या कहता है। अनुच्छेद 72 देखिए ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 72 कह रहा है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड देश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लघुकरण की शक्ति के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 73, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। ठीक है, किसकी शक्ति का विस्तार किया गया फ्रेंड्स, संघ की कार्यपालिका की शक्ति की। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते हैं, तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 1.5 लाख रुपए होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो वेतन होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 1.5 लाख रुपए होता है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है फ्रेंड्स वो आयकर से मुक्त होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृति अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है और राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए जो है वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
यानी कि राष्ट्रपति बनने पर उनकी जो मासिक उनकी जो आय होती है वो 1.5 लाख रुपए होती है। उसके साथ ही साथ उनको जो है वार्षिक रूप से उनको 9 लाख रुपए की पेंशन भी निर्धारित की जाती है। और इनकी जो आय होती है, इनकी जो वेतन और भत्ते होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में उनके जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो मैंने आपको बता दिए, उनके वेतन और भत्ते बता दिए, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि किस प्रकार से इनके ऊपर जो है महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए इसके आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपका राष्ट्रपति वाली क्लास जो है कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक, काफ़ी लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, तो ध्यान से सभी लोग पढ़िए, बिल्कुल भी घबराइए मत। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके पद से हटाने का जो अधिकार होता है वो किसे प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है ये राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है, फिर आहूति किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। समझ में आया सभी को। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है। तो भारत डाकघर संशोधन और विधेयक वर्ष 1986 के अंतर्गत क्या किया, इन्होंने राष्ट्रपति के किसी एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, किसका फ्रेंड्स, जेबी वीटो की शक्ति का क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया है। ओके, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है, भाग नहीं ले सकता। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में भाग नहीं ले सकते, ना कि लोकसभा में और ना कि राज्यसभा में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ओके, किसको प्राप्त होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए यहाँ नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो देखिए राष्ट्रपति किन किन अधिकारियों को नियुक्त करता है। तो पहला है यहाँ पे प्रधानमंत्री एवं केंद्र मंत्री को। ठीक है, ये इनको कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनको भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा देखिए कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो है इसके जो अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन कराता है, तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि संघ लोक सेवा एवं अध्यक्ष एवं सदस्य। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं एवं जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्तियां कौन कराता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति कराई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन कराता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो हैं वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। इसके बाद कह रहा है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं इनके जो अधिकारी होते हैं इनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति द्वारा करवाई जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं संघ एवं राज्य क्षेत्रों के जो राज्यपाल होते हैं अथवा जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन कराता है, तो उनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद कह रहा है दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। तो दिल्ली व पुडुचेरी जो है फ्रेंड्स इनके जो अधिकारी होते हैं मुख्यमंत्री के इनकी भी नियुक्ति कौन कराता है, तो ये जो है राष्ट्रपति कराते हैं। ओके, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे वर्तमान में। देखिए फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आपको बताया था मासिक वेतन कितना था, पहले
तो 1.5 लाख रुपए था, ठीक है। लेकिन अब जो है वर्तमान में इस टाइम जो है राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना हो गया है, 5 लाख रुपए हो गया, ठीक है। पहले कितना था फ्रेंड्स, 1.5 लाख रुपए था। यदि हम बात करें कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जो हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। इस उक्ति किस पर लागू होती है, तो ये जो है फ्रेंड्स ये कथन जो है ये लागू होता है भारत के राष्ट्रपति पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। और दूसरे नंबर पे जो आएंगे श्री रामनाथ कोविंद जो हैं ये जो है भारत के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होती, ठीक है। किसके पास प्राप्त होती है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है तो उसकी जो क्षमादान करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, बल्कि राज्यपाल के पास ये शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आप स्टार्ट होता है आप सभी का, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, तो पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन है, संघ के मंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं और भारत का महान्यायवादी है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने के वाले जो पदाधिकारी होते हैं उनके नाम मैं आपको बता रही, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। जब कोई विधेयक जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो निर्विरोध रूप से जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है फ्रेंड्स। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, ओके। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, तो किसका संबंध रहा है फ्रेंड्स ट्रेड यूनियन आंदोलन से, तो वो है फ्रेंड्स वराहगिरी वैकेंटगिरी, ठीक है। वराहगिरी वैकेंटगिरी जो है फ्रेंड्स इनका जो है संबंध किससे था, ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है वो भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देते हैं। भारतीय संविधान में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो देखिए संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित भी बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से, वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया है उस दिन से क्या होता है, 5 वर्ष तक का उनका जो है कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इनको मिसाइल मैन की जो है उपाधि दी गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि धन विधेयक, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिसाइल मैन के नाम से किस राष्ट्रपति को जाना था, भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो वो फ्रेंड्स कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। एक वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो मुख्य न्यायाधीश जो थे जस्टिस M हिरदयातुल्ला जो थे, ये जो क्या है फ्रेंड्स ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति के
पद पर भी कार्य किया था। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मनी बिल, यानी कि जिन्हें हम धन विधेयक कहते हैं, इनको पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द्रौपदी मुर्मू का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे आ गया है भारत की जो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे जो राष्ट्रपति हैं जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इनका जो है भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 15वां क्रम है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन कराता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति कराते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक, एवं डॉक्टर हुसैन ने कार्यकारी अधिकारी छोड़कर सबसे कम अवधि यानी कि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ। तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं? तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ क्या क्या होती हैं? जब दंड क्या हो? सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। सेकंड कह रहा है जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। नेक्स्ट कह रहा है जब दंड देश मृत्यु दंड हो। ठीक है, यानी कि ये जो 3 दंड होता है इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की जो है हम लोग गुंजाइश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे हम बात करेंगे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भारत की प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा कि भारत की सबसे कम उम्र की जो है राष्ट्रपति महिला कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी क्लास कंप्लीट होती है, कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं से कुछ भी अगर आपको डाउट है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। ओके।